गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो अब तक हम क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सॉइल हम पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल अच्छे से जान ली थी। आज हम सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो हम इसे 2-3 पार्ट में ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, जिससे आपको एक सॉइल अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिस जिस लेवल का इसमें आपको सॉइल इस 7th क्लास में पढ़ा रखा है, ये जो इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे उनके सेकेंड ईयर में इस लेवल का पढ़ाया जाता है। सो आप इसको समझिए कि आप बहुत ही अच्छे लेवल का नॉलेज आज ले रहे हैं, जो कि आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। और सॉइल को एक बार जान लिया आपने, सो आपके हमेशा ये काम आएगा। कारण क्या है कि सॉइल यानी कि मैंने आपको बताया था मिट्टी, और मिट्टी ही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो फूड दे रही है, शेल्टर दे रही है। सो मिट्टी के बारे में हम जितना ज़्यादा जान सकें उतना अच्छा हमारे लिए होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसके बारे में पता करके आना था। तो सॉइल के हमारे डेली यूजेस क्या थे? एक तो एग्रीकल्चर में यूज़ था, दूसरा शेल्टर में यूज़ था। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलते? क्लॉथिंग मिल जाती, कपड़े भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं, साथ ही साथ फूड। और इधर शेल्टर में क्या हो गया? आपके होम्स, आपके घर बनते हैं वो मिट्टी से ही बनते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे मिट्टी से नहीं सर, ईंट से बनते हैं। पर ईंट कैसे बनती है? ईंट भी तो मिट्टी से बनती है। सर सीमेंट, तो सीमेंट भी कहाँ से आती है? अंदर मिट्टी के अंदर से, रॉक से ही बनती है सीमेंट। ठीक है, सो इतनी बात हमें समझ में आएगी। सो देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया, ये थोड़ा सा बड़ी चीज़ है, मतलब बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट करके इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन का मतलब सॉइल बनी कैसे? तो सिंपल सी बात है, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स जैसे आपने बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे अपने आसपास। जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं पहाड़ों के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब वो रॉक्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट में स्मॉल रॉक्स बन जाते हैं और पेबल्स बन जाते हैं। पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकर, किसे बोलते हैं? कंकर बन जाते हैं। सो तब क्या बोलते हैं? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सम नेचुरल फैक्टर। अब ये हमें बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बड़े बड़े रॉक्स है ये छोटे छोटे पार्ट में कैसे बन जाते हैं। सो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर। अब ये नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल, और एक होता है केमिकल। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम, बस जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। सो द प्रोसेस ऑफ स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस इज नोन एज वेदरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदरिंग। यानी कि क्या है कि जो बड़े बड़े जो पत्थर थे उनका छोटे छोटे पत्थरों में टूटना वेदरिंग कहलाता है। अच्छे से समझ में आया? अब वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे जो आज हम मिट्टी आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये हज़ारों सालों में बनी है। आप इसे समझिए कि सॉइल फॉर्मेशन में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर अ लेयर सॉइल थिक इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो। जो आज आपकी जो मिट्टी उग रही, मतलब मिट्टी में से जो प्लांट्स उग रहे हैं, वो मिट्टी जो बनी है ये हज़ारों सालों में बनी है। सो रॉक फॉर्मेशन, वेदरिंग बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, सो रॉक्स अंडरगो 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। कौन कौन सी? यहाँ हम पढ़ रहे हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, द मेन लेयर ऑफ रॉक इज अ डीपेस्ट बेड रॉक। सबसे जो डीपेस्ट है बेड रॉक। सो अगर हम इसे सब जाने तो सबसे कठोर जो सरफेस होगी अंडर द नेथ, अंडर नेथ यानी कि सबसे ज़मीन के सबसे अंदर जो हार्डेस्ट सरफेस होगी हम उसे बेड रॉक बोलेंगे। ठीक है, बेडरॉक प्रोग्रेसिवली ब्रेक डाउन इनटू फाइनर एंड फाइनर पीसेस। छोटे से छोटे पीसेस में ये क्या हो जाता है? टूटता जाता है और सॉइल बनती जाती है टॉप मोस्ट लेयर पे। इतनी बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है, सो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? इन दिस प्रोसेस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो आई होप आपको ही मैंने लास्ट चैप्टर्स में केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में बताया था। सो जिसके अंदर हमने देखा था कि केमिकल चेंज में जो केमिकल चेंज होता है यानी कोई नया सब्सटेंस बनता है,
बट यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सिर्फ जो बड़े बड़े रॉक्स है वो किस में चेंज हो रहे हैं, छोटे रॉक्स में। इट इन्वॉल्व्स रॉक ब्रेकिंग डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो रॉक्स है वो टूट रहे हैं। कैसे, टेम्परेचर का चेंज। अब देखिए टेम्परेचर कैसे सो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर है, उन पर कंटिन्यू धूप पड़ेगी, हज़ारों साल अगर उन पर धूप पड़ेगी तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है जो जुड़ने की वो खो देंगे और वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आया ये कि टेम्परेचर किस तरीके से। एब्रेशन कॉज्ड बाय पीसेस ऑफ रॉक्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर। अभी एब्रेशन क्या होता है कि सर, जो हम देखते हैं कि भूकंप आ जाना, मान लीजिए, तो भूकंप के अंदर होता क्या है कि जो बड़े बड़े दो पत्थर हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे तो ऊपर की जो धरती है वो भूकंप हो जाएगी, तो वो एक दूसरे से टकराना। अब एक दूसरे से जब वो टकराएंगे तो वो टूटेंगे। सो वो टूटना भी एक क्या है, रॉक फॉर्मेशन का, रॉक का टूटना ही है। ठीक है, इसके अलावा रेनफॉल, रेनफॉल भी कंटिन्यू एक जगह पर अगर बारिश होगी तो आपने देखा होगा मिट्टी उस जगह से कट जाती है। सो वो एक हो गया रेनफॉल। मूवमेंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जो गंगा का बेल्ट पढ़ते हैं, तो गंगा नदी के आसपास इतनी उपजाऊ धरती क्यों है? क्यों? क्योंकि गंगा नदी ऊपर से, हिमालय से बहुत सारी मिट्टी अपने साथ में लेकर आ रही है। ठीक है, तो पानी अपने साथ में मिट्टी को लेकर चलता है। सो वो फिजिकल वेदरिंग वो हो जाती है। ठीक है, एयर, हवा चलती है सर, तो वो जो धूल के कारण है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो जाते हैं। ये एयर से जो फॉर्मेशन है ये मेनली हम रेगिस्तान में देखते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स ओवर इट। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने ऊपर मिट्टी लेकर चल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे एक साथ गधों की फौज है, वो अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करी तो गधों के जो पैर हैं उनकी वजह से जो मिट्टी है वो उनके पैरों में चिपक गई और दूसरी जगह चली गई। तो इस तरीके से ही पॉसिबल हो पाता है। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ वाटर, तो एक जगह फ्रीज हो जाता है पानी, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय से पानी नीचे उतर के आता है तो साथ साथ अपनी मिट्टी लेकर आता है, और वो मिट्टी कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, गंगा के आसपास। और वो आसपास वाले एरिया इतने उपजाऊ होते हैं कि वहाँ खेती करना आसान होता है। तो इतनी बात फिजिकल वेदरिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे की चीज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।